और इन दोनों को समझने के लिए मुझे एक स्टेटमेंट सी समझनी पड़ेगी, एक चीज समझनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन के लास्ट में ना यहाँ पर √3 की वैल्यू दे रखी होती है, कई बार दे देते हैं क्वेश्चन में, दे देते हैं कि √3 इज इक्वल टू 1.73 1.73 1.732। तो अगर ऐसा दिया है तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करके 8 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। अगर दिया है तो करना है, नहीं दिया है तो कोई करने की जरूरत नहीं है, रूट में आंसर छोड़ोगे बिल्कुल सही। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल से और पूरी क्लैरिटी के साथ। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने मेरे चैनल पे देखा होगा तो मैंने पीछे एक चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की पूरी वीडियो, जिसमें सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस विद एग्जांपल के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन के साथ सॉल्व किए थे। उम्मीद करूंगा कि आपको वो वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आज इसी कड़ी को बढ़ाते हुए ट्रिग्नोमेट्री का हम अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का हम डेली लाइफ में यूज कहाँ कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कोई ज़्यादा मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन ज़रूर इस पेपर में मेरा CBSE का हर बार एक क्वेश्चन या तो केस स्टडी में आता है, एक MCQ आता है, या फिर ये क्वेश्चन 5 नंबर का भी आ सकता है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, सिर्फ 2-3 तरीके से ही करना है, कोई तरीका और अलग यूज़ करना ही नहीं है। सिंपल तरीके से समझाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, पूरी की पूरी सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसके इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं यूज। सपोज करो मुझे कोई बिल्डिंग की हाइट पता करनी है, मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसकी मुझे हाइट पता करनी है। क्या इसकी हाइट पता करने के लिए मुझे कोई मेजरिंग टेप या कोई इंची टेप या कोई स्केल का यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, हम एक ट्राइंगल की तरह यूज करने वाले हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगा रखी है, देखो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम दे रखा है थियोडोलाइट। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? थियोडोलाइट, जिसके अंदर एक रोटेटिंग टेलीस्कोप लगा हुआ है जो रोटेट कर सकता है, और रोटेट करने पर उसकी मेजरमेंट भी चेंज हो जाती है। तो अगर मुझे इस बिल्डिंग की हाइट पता करनी है, जो कि ग्राउंड लेवल से, मान लो मैंने 100 मीटर पर इस थियोडोलाइट को रख लिया, 100 मीटर पर मैंने क्या कर लिया, थियोडोलाइट को रख लिया, और इस थियोडोलाइट से, इसके टेलीस्कोप से मैंने इस बिल्डिंग का टॉप देख लिया। तो जब मैं इसको एडजस्ट करूंगा तो ये टेलीस्कोप पे कुछ रीडिंग तो आएगी, यहाँ पर कुछ रीडिंग तो आएगी। उस एंगल को हम बोल देते हैं थीटा। उस एंगल को हम क्या बोल लेते हैं? थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री ये कहते हैं कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक एंगल पता है और एक साइड पता है, तो बाकी की 2 साइड आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे वो मैं आगे बताऊंगा जरूर, पर अगर आपको किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल पता है, एक्यूट वाला एंगल, राइट तो हमें पता ही है कि तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इन दोनों में से कोई एक एक्यूट एंगल पता होना चाहिए और एक साइड पता होनी चाहिए, तो मैं बाकी की साइड्स इन दोनों का यूज करके निकाल सकता हूं। ठीक है, पक्का? ठीक, चलिए बताऊंगा, इसमें पूरी डिटेल में बात करेंगे, चैप्टर ये है हमारा। इसके अलावा मुझे 2-3 चीजों के बारे में और पता होनी चाहिए। 2-3 चीजें क्या है? एक तो होना चाहिए लाइन ऑफ साइट क्या होता है, ये पता होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट। अगर मैं बोलूं कि मैं एक ऑब्जर्वर हूं, मैंने कोई ऑब्जेक्ट देखा है, मैंने कोई ऑब्जेक्ट देखना है, वो ऑब्जेक्ट ऊपर भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट नीचे भी हो सकता है। तो लाइन ऑफ साइट का मतलब है वो लाइन आई से, ऑब्जर्वर की आई से वो लाइन जिससे ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, जिस लाइन से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर देखता है,
उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अगर मान लो मैं यहाँ खड़ा होकर कोई चीज ऊपर की देखता हूँ तो लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ जाएगी। अगर मैं यहाँ खड़ा होकर नीचे की तरफ देखता हूँ तो लाइन ऑफ साइट कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। और क्या पता होने चाहिए, दो तरह के एंगल होने चाहिए पता। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, मान लो कोई लड़की यहां पे खड़ी हुई है, इसने किसी काइट को, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया आई से, तो हॉरिजॉन्टल लेवल इसका ये है, ये तो इसका हॉरिजॉन्टल लेवल है। और हॉरिजॉन्टल लेवल से इसकी लाइन ऑफ साइट कितनी ऊपर जा रही है, तो लाइन ऑफ साइट से हॉरिजॉन्टल के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड, यानी जो पॉइंट देखा जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर है। अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना एंगल बना रही है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से आई जो है वो नीचे की तरफ कितना एंगल बना रही है, बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल लाइन ऑफ साइट, तो कितना एंगल बना रही है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये दो चीजें पता होनी चाहिए, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर शुरू करने से पहले मुझे दो तीन चीजों के बारे में तो पता ही होना चाहिए। वो दो तीन चीजें क्या हैं, दो तीन चीजों में आता है, एक तो आता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और एक आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। और इन दोनों को समझने के लिए मुझे एक स्टेटमेंट सी समझनी पड़ेगी, एक चीज समझनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जिस लाइन पर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, जिस लाइन पर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। जैसे मान लो अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट इस काइट को देख रहा है, तो उसका जो लाइन ऑफ साइट है वो ये वाली बन रही है, ये वाली बन रही है। अगर वो इसी चीज को नीचे की तरफ देखता तो लाइन ऑफ साइट कहां बनती, नीचे की तरफ बनती। अगर ये ऑब्जेक्ट जिस भी लाइन पर ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस भी लाइन से देख रहा है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस लाइन से ऑब्जर्वर देख रहा है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये वाला आईज के जो बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल में जो चलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट में चलेगा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। तो अगर ऑब्जर्वर इस हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव की तरफ देख रहा है, ऑब्जेक्ट को अबव की तरफ देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट तो ये वाली होगी उसकी। तो हॉरिजॉन्टल लेवल से लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को इस लाइन से देख रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल और जो ये लाइन ऑफ साइट है, इन दोनों के बीच में इस एंगल को हमने क्या बोलना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी नीचे से कोई चीज ऊपर देखी जा रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, अब अगर मान लो ऑब्जर्वर जो है वो ऊपर है, सपोज को बिल्डिंग के ऊपर है और वो नीचे वाली चीज को देख रहा है, तो ये तो क्या बन जाएगी, इसकी लाइन ऑफ साइट बन जाएगी, और ये इसका क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल है। अब वो हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना नीचे देख रही है, तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमेशा याद रखना है, लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल लेवल से जितना एंगल बनेगा, अगर वो नीचे देखेगा तो नीचे वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है, अगर वो ऊपर देख रहा है तो
ऊपर वाला एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रहेगी बात, पक्का याद रहेगी। ये दो बस बातें समझ में आ गया आपको, उसके बाद चैप्टर में कोई दिक्कत है ही नहीं है, चैप्टर में तो कोई परेशानी है ही नहीं। बस इन दो एंगल का हमें ध्यान रखना है। अगर मैं नीचे से कोई चीज ऊपर देखता हूं, ये ग्राउंड लेवल है। अगर मैं नीचे से अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर मैं नीचे की तरफ देखता हूं तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, और इनके बीच में जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, चैप्टर में तो कोई परेशानी है ही नहीं। ठीक है, पक्का क्लियर, डन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पहले से ही पता है, साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, वो रेशियोज आपको याद होनी चाहिए। h/p, p/h, h/b, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता भी रखा है, क्वेश्चन करेंगे तो एक बार फिर से बता भी दूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। कोई फॉर्मूला अलग से कुछ नहीं है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होनी चाहिए और उन रेशियोज की कुछ स्पेसिफिक एंगल पे वैल्यू याद होनी चाहिए जो आपने पिछले चैप्टर में टेबल से पढ़ाई हुआ है। ठीक है, सिंपल है। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्या लिखा है जी फर्स्ट क्वेश्चन में, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब इन क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है, डायग्राम्स बना के आने हैं जरूर। डायग्राम जब तक आपको क्लियर नहीं होंगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, तो इसलिए डायग्राम का बनाना बहुत जरूरी है। और डायग्राम कैसे बनाना है वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। मतलब एक पोल है, इस तरह से एक पोल है, इसके टॉप से और एक ग्राउंड पे एक रस्सी बंधी हुई है, जो रस्सी 20 मीटर लॉन्ग है। एक सर्कस आर्टिस्ट इसके ऊपर चढ़ रहा है, 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है, जो टाइटली स्ट्रेच्ड है एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। मुझे इस पोल की हाइट पता करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, जो ये रोप है ग्राउंड लेवल के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री। ग्राउंड लेवल से एंगल कितना बना रही है? 30 डिग्री का। मुझे बस ये निकालना है, ये मुझे पता है, ये मुझे निकालना है। सिंपल। सबसे पहले तो मैं इस ट्रायंगल का नेमिंग जरूर करनी है। चलो मैंने इस ट्रायंगल का नाम क्या दे दिया? ABC। लिख देंगे यहां पर लेंथ ऑफ रोप, हम किससे डिनोट कर रहे हैं उसको? AC से डिनोट कर रहे हैं। वो तो दे रखी है 20 मीटर। मुझे निकालना क्या है? हाइट ऑफ पोल, यानी AB मुझे फाइंड करना है। और जो थीटा दे रखा है वो कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे। बस आपने करना क्या है, इस ट्रायंगल में जो चीज फाइंड करनी है वो ऊपर, एक ही बात ध्यान रखना, जो चीज फाइंड करनी है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे। जैसे आपको AB फाइंड करना है और AC आपको पता है। AB आपको फाइंड करना है वो ऊपर, AC आपको पता है वो नीचे। अब ये रेशियो देख लो क्या बनेगा, AB क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। AC क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूस। और P/H क्या होता है? साइन, और साइन थीटा में कितना आएगा? 30 डिग्री। यानी इस वाले क्वेश्चन में जो फाइंड करना है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे, इक्वल टू ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो P/H क्या होता है? साइन थीटा होता है। 30 है तो यहाँ पे भी क्या लिख दोगे? साइन 30। AB मुझे फाइंड करना है, AC मेरे पास 20 मीटर है और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। बस यहाँ से 20 इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 10 20 पे कैंसिल कर दिया 10 पे, AB आ गया 10 मीटर। इसका मतलब हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। यही हमारा आंसर।
बस ऐसे तो करना है, ऐसे तो करना है। जो चीज फाइंड करनी है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे, अकॉर्डिंगली रेशियो देख लो कौन सा बनेगा। अब रेशियो तो कोई सा भी हो सकता है। तो ए बी है परपेंडिकुलर, ए सी है हाइपोटेनियस, तो पी बाई एच होता है साइन, और साइन थीटा कितना बनेगा 30। बस ए बी मुझे पता करना है, ए सी मुझे पता 20 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 20 इधर जाकर मल्टीप्लाई, कटिंग कर दी, सरल, डन, क्लियर, पक्का। चलो आगे, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है बस ज़्यादातर। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन को पहले फिगर समझा देता हूँ। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, जैसे सपोज ये एक ट्री था जो कहीं इन बिटवीन से टूटकर नीचे गिर गया, ग्राउंड लेवल पे इसका टॉप जो है वो गिर गया। ये पूरा ट्री था और इन बिटवीन से ये टूट गया, और जिसका टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, और ये ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री और जहां से वो गिरा है, ये वाला, ये जो डिस्टेंस दे रखी है, ये दे रखी है इन्होंने 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मुझे इस ट्री की क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी। अब आप सोचो कि जो ट्री है वो ट्री तो पूरा का पूरा था, वो तो बीच में से गिर गया ना, वो तो मुझे हाइट अगर पता करनी है तो मुझे ये भी पता करना पड़ेगा और ये भी तो पता करना पड़ेगा, टोटल हाइट तो तभी निकलेगी। तो ये वाला ट्री, ये डिस्टेंस निकालूंगा और दोनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ट्री तो पूरा बड़ा ही था, वो बीच में से टूट गया, तो मुझे ये भी पता करना पड़ेगा, ये भी पता करना पड़ेगा, दोनों को ऐड भी करना पड़ेगा, तभी हाइट निकलेगी। सबसे पहले क्या करना होता है, ट्रायंगल का नाम लिखिए। चलो मैंने ट्रायंगल का नाम लिख लिया, ए बी सी। लिख लेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे यहां पर, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ ट्री फ्रॉम टॉप यानी बी सी, फुट से लेकर टॉप तक की जो डिस्टेंस है बी सी, वो तो है 8 मीटर। क्या फाइंड करना मुझे फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री, मुझे हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है। हाइट ऑफ ट्री में मुझे क्या क्या चाहिए, ए बी चाहिए और ए सी चाहिए, ये मुझे फाइंड करना है। और जो मेरा एंगल है, जो थीटा है, वो कितना है, 30 डिग्री। मैं क्या करूंगा, दोनों निकालूंगा, एक बार ए बी निकालूंगा, एक बार ए सी निकालूंगा, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तरीका वही है कि किस ट्रायंगल ए बी सी में जो चीज फाइंड करनी है वो ऊपर, तो ए बी, मान लो ए बी फाइंड कर लेता हूं पहले, तो ए बी मुझे फाइंड करना है, वो लिख लिया मैंने ऊपर, बी सी मुझे पता है, वो मैंने लिख लिया नीचे। अब ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है हमारे पास, बेस। ए बी है परपेंडिकुलर और बी सी क्या है, बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, ये बन जाता है टेंजेंट। टेंजेंट कितना बनेगा, टेंजेंट 30 बनेगा, ठीक है जी। ए बी के लिए यही करना पड़ेगा। तो ए बी तो मुझे फाइंड करना है, बी सी मेरे पास 8 मीटर है, टेंजेंट 30। अब याद करो टेंजेंट 30 क्या था, टेंजेंट 30 मैंने बताया था साइन 30 बाई कोस 30 का डिवाइड कर सकते हो, साइन 30 बाई कोस 30 का डिवाइड कर सकते हो। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, कोस 30 कितना होता है √3/2, वो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी टेंजेंट 30 आपका कितना बनने वाला है, 1/√3, ठीक है। ये 8 जो इधर डिवाइड में है, इधर जाकर क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। अब नीचे आपको रूट में नहीं छोड़ना है, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड। ऊपर तो आ गया 8√3 और नीचे आ जाएगा 3, तो ए बी आपके पास आ गया 8√3 डिवाइडेड बाई 3 मीटर। ए बी तो आ गया, ए बी आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से मैं क्या निकालने वाला हूँ, ए सी। तो फिर वही करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी जो चीज फाइंड करनी है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे। अब ए सी क्या है हमारे लिए, हाइपोटेन्यूस, बी सी क्या है हमारे लिए, बेस।
अब h बाई बी क्या होता है, h बाई बी के अलावा आप b बाई एच सोच लो, b बाई एच क्या होता है कोस, उल्टा करेंगे तो कोस का उल्टा क्या बनेगा सीकेंड, तो यानी h बाई बी क्या बनेगा सीकेंड, और सीकेंड कितना 30 डिग्री, सीकेंड कितना बनेगा 30 डिग्री। AC मुझे फाइंड करना है, BC हमारा 8 मीटर है, सीकेंड 30, अब cos 30 होता है √3/2, तो सीकेंड 30 इसका उल्टा होगा 2/√3, 2/√3। ये 8 इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 8 2 बन गया 16/√3। अब इसमें भी √3 नीचे आ गया, इसको भी अकेला नहीं छोड़ सकते, तो क्या करोगे √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ऊपर तो बन गया 16√3 और नीचे कितना बन गया 3, तो AC मेरे पास आ गया 16√3 डिवाइड बाई 3। AB आ गया, AC आ गया, बस टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकाल लेते हैं। टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC, AB प्लस AC। तो AB मेरे पास था 8√3 डिवाइड बाई 3, AC आया 16√3 डिवाइड बाई 3। ऐड कर लेते दोनों को, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वालों को जोड़ना पड़ेगा बस, 16 में 8 जोड़ लेते हैं, ये बन गया 24√3, नीचे आ गया ओनली 3, ठीक है जी। 3 के टेबल में 24 जाएगा 8 पे, 8 पे, तो ये मेरे पास आ गया, अब आंसर आ गया, हाइट ऑफ द ट्री आ गई 8√3 डिवाइड बाई 3 मीटर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन के लास्ट में ना यहाँ पर √3 की वैल्यू दे रखी होती है, कई बार दे देते हैं क्वेश्चन में, दे देते हैं कि √3 इज इक्वल टू 1.73, 1.73, 1.732। तो अगर ऐसा दिया है तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करके 8 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। अगर दिया है तो करना है, नहीं दिया है तो कोई करने की जरूरत नहीं है, रूट में आंसर छोड़ोगे बिल्कुल सही। क्लियर, पक्का समझ में आया क्वेश्चन क्या था। ट्री की टोटल हाइट पता करनी थी, तो इसके लिए मुझे ये वाली हाइट और ये वाली हाइट दोनों पता करनी है, जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे। तो AB निकालना था ऊपर, BC लिख लिया नीचे, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये बनेगा टेंजेंट। यहाँ से तो हमने क्या निकाल लिया AB, नीचे अगर √3 आएगा तो √3 में छोड़ना नहीं है, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, रैशनलाइज जरूर करना है, AB आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह से मैंने A से निकालना है, जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर, जो चीज़ पता है वो नीचे। अब AC हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा बेस है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या बनेगा सीकेंड, और सीकेंड कितना बनेगा सीकेंड 30 बनेगा, ठीक है। सीकेंड 30 की वैल्यू पुट कर दी, ये 8 इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, 16/√3 आ गया, वही रैशनलाइज इसको भी करना पड़ेगा, AC भी निकल गया, AB भी निकल गया। अब मुझे टोटल हाइट निकालनी है ट्री की, तो AB में AC क्या कर लेंगे ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वालों को प्लस कर सकते हैं, तो 16 और 8 बन गया 24, 3 के टेबल में 8, आंसर आ गया 8√3, 8√3, नीचे 3 नहीं आएगा ही, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने, आंसर आएगा 8√3 मीटर, ठीक है डन, पक्का। चलो आगे, चलिए फटाफट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि पार्क के अंदर बच्चों के खेलने के लिए स्लाइड्स लगानी है। स्लाइड्स पता ना क्या होते हैं, वो जिसमें बच्चे सीढ़ियों से चढ़ते हैं और फिसल के नीचे उतरते हैं, ऐसा कुछ है। 2 तरह के लगाने हैं, एक तो लगाना है छोटे बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के लिए हाइट क्या रखी है इन्होंने, सिर्फ 1.5 मीटर हाइट रखी है। ग्राउंड से टॉप की जो हाइट रखी है वो 1.5 मीटर रखी है, और जो इसका स्लाइड वाला एंगल है वो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ये एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है ग्राउंड के साथ। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। तो उनके लिए क्या कह रही है कि उनके लिए ये जो हाइट रखना चाह रही है वो रखना चाह रही है 3 मीटर, और स्टीप रखना चाह रही है, स्टीप का मतलब होता है बिल्कुल एंगल जो है ये
60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। होता है ना, इसे कहते हैं खड़ी चढ़ाई बोलते हैं, इसको बिल्कुल ऐसे चढ़ना पड़ता है। कई बच्चे क्या करते हैं, शरारती होते हैं, ये स्लोप थोड़ा कम होता है तो इसलिए चढ़ जाते हैं, पर जो अगर स्लोप थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो चढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए ये जो रखा गया है ये थोड़ा सा स्टीप रखा गया है। एंगल कितना रखा है 60 डिग्री और हाइट कितनी रखी है 3 मीटर। ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में स्लाइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए पता करना। यानी इस ABC ट्रायंगल में मुझे AC निकालना है और बिल्कुल सेम तरीके से इस PQR ट्रायंगल में मुझे क्या निकालना है, PR। सिंपल। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, फर्स्ट केस लेके चलते हैं। फर्स्ट केस में क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ स्लाइड AB वो तो ले ली 1.5 मीटर और निकालना क्या है मुझे, लेंथ ऑफ स्लाइड AC मुझे फाइंड करना है। थीटा दे रखा है 30 डिग्री, इस केस में थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ABC, इस ABC ट्रायंगल में जो चीज निकालनी है वो ऊपर, जो चीज पता है वो नीचे, जो निकालनी है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे। ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बन गया h बाई पी। अब p बाई h होता है साइन, तो h बाई पी क्या बनेगा, कोसिकेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे कोसिकेंट, और कोसिकेंट कितना लिखोगे 30 डिग्री। ठीक है। AC मुझे फाइंड करना है, AB मेरे पास 1.5 है, कोसिकेंट 30, साइन 30 होता है 1/2, कोसिकेंट 30 बन जाएगा 2/1 यानी ओनली 2। ये 1.5 इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 1.5 का डबल हो जाएगा 3.0 लिखो, या फिर क्या लिखो 3 लिखो। इसका मतलब लेंथ ऑफ स्लाइड फर्स्ट केस में वो आ गई 3 मीटर। फर्स्ट केस में कितनी आ गई, 3 मीटर आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, सेकंड केस की बात कर सकते हैं। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं सेकंड केस में हाइट ऑफ स्लाइड PQ इज इक्वल टू 3 मीटर। लेंथ ऑफ स्लाइड यानी AC मुझे फाइंड करना है, और इस वाले में थीटा कितना है 60 डिग्री। AC नहीं, सॉरी, यहाँ पर PR निकालना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, PR, यहाँ पे निकालना है PR। तो इस ट्रायंगल PQR में, इन ट्रायंगल PQR जो चीज निकालनी है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे। तो PR मेरे लिए क्या है, हाइपोटेनियस। PQ क्या है मेरे लिए, परपेंडिकुलर। तो वही बन गया, P बाई H तो होता है साइन, और H बाई P क्या बनेगा, कोसिकेंट। और इस बार कोसिकेंट कितना बनेगा, 60 बनेगा, क्योंकि इसमें एंगल कितने डिग्री का है, 60। PR मुझे फाइंड करना है, PQ हमारे पास 3 है, कोसिकेंट 60, साइन 60 का उल्टा, साइन 60 होता है √3/2, उसका उल्टा क्या बनेगा 2/√3। ये 3 तो जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 3 2 बन जाएगा 6 डिवाइड बाई √3। मैंने पहले भी कहा था √3 को नीचे नहीं छोड़ना है, आपने क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड। तो ये ऊपर तो बन गया 6√3, नीचे आ गया 3, ये कटिंग होगी 2। तो PR मेरे पास आ गया 2√3 मीटर। यही हमारा आंसर। तो पहले का आंसर आया 3 मीटर, दूसरे का आंसर आया 2√3 मीटर। इन्होंने √3 की वैल्यू देने रखी, अगर दे रखी होती तो 1.73 जो भी दे रखा होता उससे मल्टीप्लाई कर देते, ये आंसर हो जाता 3.4। तो अगर दिया होता तो ही वैल्यू पुट करनी है, जब दिया ही नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डन, पक्का। चलो आगे, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे पास, 3। देखो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, जो चीज फाइंड करनी है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे, और देख लो रेशो कौन सा बनेगा, रेशो के हिसाब से उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इधर उधर मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। अगर √3 नीचे है तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन कितने हो गए हमारे पास, क्वेश्चन हो गए 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या लिखा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ द टावर का, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक टावर है और ग्राउंड पे कहीं एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस टावर का टॉप देखते हैं, और जो ये पॉइंट है ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर,
टावर से ये पॉइंट 30 मीटर दूरी पर है। क्या लिखा है, दोबारा पढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर दूर है, वो पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, वो बना रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री का बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे इस टावर की हाइट पता करनी। सिंपल है बिल्कुल। इस ABC ट्रायंगल में BC मुझे पता है, एंगल पता है, AB मुझे निकालना है। लिख लेंगे। लिखना क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम फुट ऑफ टावर BC, वो तो दे रखा है 30 मीटर। निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, यानी AB मुझे फाइंड करना है। थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री। सिंपल। जो चीज निकालनी है वो ऊपर, इन ट्रायंगल ABC जो चीज फाइंड करनी है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे, इक्वल टू, रेशो देख लेंगे कौन सा बनेगा। AB परपेंडिकुलर है और BC क्या है हमारे लिए, बेस है। P बाई B बनता है टेंजेंट, तो ये बन जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री। AB हमें पता नहीं, BC हमारा 30 मीटर है और टेंजेंट 30 होता है 1/√3। अब ये 30 इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 30 डिवाइड बाई √3। इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। ऊपर तो बन गया 30√3 और नीचे बन गया 3, ये कटिंग कर दी, 10 आ गया, ये बन गया 10√3 मीटर। AB आ गया। इसका मतलब लास्ट में लिख देंगे, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। यही हमारा आंसर। सिंपल सिंपल, कुछ नहीं है। जो चीज निकालनी है वो ऊपर रखो, जो चीज दे रखी है वो नीचे रखो, और रेशो चेक कर लो, रेशो कौन सा बनेगा। रेशो का एंगल की वैल्यू पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगर रूट नीचे आ रहा है तो इसको रेशनलाइज कर दो। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए देखो, फटाफट से 4 क्वेश्चन भी हो गए। आगे बढ़ते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसके बच्चों। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। क्या लिखा है क्वेश्चन में, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, इस काइट से एक रस्सी अटैच है जो टेम्परेली ग्राउंड पे एक पॉइंट से बंधी हुई है, और जो इंक्लिनेशन है स्ट्रिंग का विद द ग्राउंड, ये जो ग्राउंड से इंक्लिनेशन है ये 60 डिग्री का दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की, इस डोर की मुझे लेंथ पता करनी है, और ये भी एज्यूम करना है कि इसमें कोई स्लैक ना हो। स्लैक तुमने पतंग उड़ता देखा होगा तो उसमें क्या होता है, ऐसे एक बेंडिंग सी होती है ना। कह रहे एज्यूम करो कि वो बेंडिंग नहीं है, वो लाइन बिल्कुल सीधी डोर है, उसको एज्यूम करना है। आपको बस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता करनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। ट्रायंगल के नाम लिख लो ABC। इस ट्रायंगल में आपको एक साइड पता है, एक एंगल पता है, ये मुझे निकालना है। लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड AB इज इक्वल टू 60 मीटर। निकालना क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ, यानी AC मुझे फाइंड करना है। थीटा दे रखा है 60 डिग्री। सिंपल रखेंगे चीज बस। इन ट्रायंगल ABC जो चीज फाइंड करनी है वो ऊपर रखो, जो दे रखी है वो नीचे रखो। AC हमारे लिए हाइपोटेनियस है, AB हमारे लिए परपेंडिकुलर है। अब P/H तो होता है साइन, और H/P क्या बनेगा, कोसेकेंट।
h बाई पी क्या बनेगा कोसिकेंट, और कोसिकेंट में क्या लिखोगे 60। ए सी मुझे फाइंड करना है, ए बी हमारे पास 60 मीटर है, कोसिकेंट 60, साइन 60 होता है √3/2, कोसिकेंट 60 बनेगा 2/√3, 2/√3। अब ये 60 इधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, 62 = 120 डिवाइड बाई √3। अब रैशनलाइज करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से ही डिवाइड। ऊपर तो आ गया 120 √3 और नीचे आ गया ओनली 3, ये कटिंग कर दी 40 आ गया, ये आ गया 40 √3, AC आ गया। इसका मतलब लेंथ जो रहेगी स्ट्रिंग की, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। यही हमारा आंसर है, सिंपल। जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे, रेशो चेक करना है, इतनी सी बात दिमाग में बिठानी है। जो निकालना है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे, और रेशो देख लेना कौन सा है। रेशो का एंगल, इसके वैल्यू भी पता होनी चाहिए, अभी निकलेगा। नीचे अगर √3 आता है तो रैशनलाइज करना है, नहीं आता तो करने की जरूरत नहीं। यही मेरा क्लियर, पक्का। चलो आगे, कितने क्वेश्चन हो गए 5 क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। ये तो थे एक टाइप के क्वेश्चन। अब आता है मेरे पास थोड़ा सा एक टाइप अलग टाइप का आ जाता है। मैंने बोला था शुरू में ही 2-3 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक टाइप तो ऐसा था सिंपल से क्वेश्चन थे, जो निकालना है वो ऊपर, जो पता है वो नीचे, एक तो वो था। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं, अच्छा 7वें एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, ये आपके लिए छोड़ूंगा, सिर्फ फिगर बना दूंगा, आप खुद बना सकते हो। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक जो टावर है वो ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा हुआ है, ये ग्राउंड पर वर्टिकली एक टावर खड़ा हुआ है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो कि इस टावर से 15 मीटर दूर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इस पॉइंट से इस टावर का टॉप देखा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे बस टावर की क्या पता करनी है, हाइट पता करनी। सिंपल क्वेश्चन है फिर, तो बिल्कुल सेम ही तरीके से बन गया क्वेश्चन। जो चीज निकालनी है वो रखना है तुमने ऊपर, जो पता है वो नीचे। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है टेंजेंट, तो ये बन जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री, ये बन जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री। सिंपल, ठीक है, हो जाएगा खुद से ही। चलो आगे फिर मैं ये खुद से ट्राई करना आपने, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि पहले क्वेश्चन सारे बिल्कुल सेम टू सेम ही थे, कुछ अलग था ही नहीं, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जो है एक और भी दे रखा आगे, तो हम इकट्ठे ही सॉल्व कर लेंगे।